हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब की बार एसएससी पार्ट स्लोगन से जो हम इतिहास की महत्वपूर्ण 500 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, उसका आज ये पार्ट 8 है, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन कराते हैं और वो क्वेश्चन जो अभी तक एसएससी में पूछे गए हैं और आगे एसएससी में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आज हम मौर्योत्तर काल पर चर्चा करेंगे और अभी तक एसएससी में जितने भी मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो ऑनलाइन परीक्षा में हो या ऑफलाइन परीक्षा में हो, जितने भी प्रश्न मौर्योत्तर काल से आए हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग धैर्य के साथ पूरी क्लास देखिएगा और अंत में ये बताइएगा कि आज आपके कितने प्रश्न सही। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न रखे गए हैं जो अभी तक एसएससी में बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। तो चलते हम मौर्य काल पर आज चर्चा करते हैं। पूरा मौर्य काल हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, पहले जो ऑनलाइन परीक्षा हुई है 2016 से 18 तक एसएससी के, उसमें जो मौर्योत्तर काल से प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित थी। आपसे पूछा जा रहा है जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो किन दो नदियों के बीच में स्थित था। तो आप आंसर देंगे सिंधु और झेलम। जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। आपसे पूछा जा रहा है जो जूनागढ़ शिलालेख था वह किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। तो आंसर होगा संस्कृत। अष्टाध्यायी किसकी रचना है। आपसे पूछा जा रहा है जो अष्टाध्यायी है वह किसकी रचना है। तो आप आंसर देंगे पाणिनि। अमरावती कला विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है जो अमरावती कला है वह किस क्षेत्र में विकसित हुई थी। तो आप लोग आंसर देंगे आंध्र प्रदेश। गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की चर्चा मूर्ति। आपसे पूछा जा रहा है गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी। तो आपका आंसर होगा बुद्ध। मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां डैश की बनी होती थी। धब्बेदार लाल पत्थर की। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। आपसे पूछा जा रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो आप लोग आंसर देंगे पतंजलि। पूर्व गुप्त काल में लोहा, सोना, टिन एवं चांदी में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी। तो आप लोग आंसर बताएंगे टिन जो थी वो निर्यात की सामग्री नहीं थी। कल्हड़, मैत्रायणी, कालिदास एवं पाणिनि में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। आप लोग आंसर देंगे कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। तो पाणिनि। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन थी। तो आप लोग हिंदू और यूनानी कला का आंसर देंगे कि हिंदू और यूनानी कला के संयोजन से जो गंधार कला है उसका विकास हुआ। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग आंसर देंगे कि जो गंधार है वह ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं आगे और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा लाए गए। आपसे पूछा जा रहा है जो सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा लाए गए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो आप लोग आंसर देंगे कुषाण, शक तथा पार्थियन द्वारा। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आप लोगों से पूछा जा रहा है जो सातवाहन वंश था उसके संस्थापक कौन थे। तो आप लोग आंसर देंगे सिमुक। अब आपको नीचे जो दिया गया है वो सुमेलित करके दिया गया है कि जो महाकाल मंदिर है वह अगर आपसे पूछा जाए तो उज्जैन में है। श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। जैन मंदिर खजुराहो में है। नोट, खजुराहो के मादर वैष्णव शैव भक्त यानी सक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग आंसर देंगे कि जो पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है उसका नाम अष्टाध्यायी था। अब चलते हैं जो ऑफलाइन परीक्षा 2006 से 15 तक एसएससी द्वारा कराई गई और जो ऑनलाइन परीक्षा 2017 से 18 के बीच करवाई गई, उन सभी में जो मौर्योत्तर काल से प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आपसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो मिलिंद पन्हों
क्या मिलिंद पनहो क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। जो मिलिंद पनहो है वह क्या है। एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट 2013 का बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा गया एसएससी द्वारा कि मिलिंद पनहो क्या है। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर डी जो मिलिंद पनहो है वह एक बौद्ध पाठ है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। मिलिंद पनहो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चरक किसके राजनीति चिकित्सक थे, आपसे पूछा जा रहा है। जो चरक थे वह किसके राज्य चिकित्सक थे। तो आप लोग आंसर बताइए कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2009 का पूछा गया प्रश्न है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो चरक थे वह कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है तो चरक को कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्री ग्रंथ यानी चरक संहिता की रचना की। अगर आपसे पूछा जाए कि चरक संहिता की रचना किसने की तो आप लोग आंसर देंगे कि चरक ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना गया। आपसे पूछा जा रहा है कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था। तो आप लोग आंसर बताइए। ये प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो गंधार कला है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये जो कला है गंधार कला, ये भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित हुई है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या जो होगी, गंधार कला कुषाण कला में विकसित हुई थी। गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी, इसलिए गंधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गंधार नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण इसे गंधार कला कहा जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कला ग्रीको रोमन बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। आप लोग आंसर बताइए। एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा 2017 में हुई, उसमें पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अगर आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए गंधार कला, तो आप लोग को आंसर बिल्कुल सही। जो गंधार कला इसी को ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। गंधार शैली भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। आपसे पूछा जा रहा है जो कुषाण वंश था उसके प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसके राज्यारोहण की तिथि 78 ईसा का 78 ईस्वी भारत में शक संवत का सूचक है। आपसे अगर पूछा जाए कि शक संवत की शुरुआत कब हुई, तो आप लोग आंसर देंगे कि 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, तो आप लोग आंसर बताइए कि कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुई। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी जो 78 ईस्वी में कनिष्क सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। जो ऊपर वाला है क्या कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसके राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी भारत में शक संवत का सूचक है, इसी इसका व्याख्या होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। शक संवत
किसने और कब शुरू किया, आपसे पूछा जा रहा है कि जो शक संवत है वह किसने और कब शुरू किया, तो आप लोग आंसर बताइए। जो प्रश्न एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2008 का पूछा गया प्रश्न है कि शक संवत किसने और कब शुरू किया, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर डी कनिष्क ने 78 ईस्वी में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो कनिष्क हैं उन्होंने ही 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। उससे पहले इसकी व्याख्या है। शक संवत का संस्थापक कनिष्क था। कनिष्क द्वारा इसे 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था, आपसे पूछा जा रहा है कि जो बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था, तो आप लोग आंसर बताइए। जो प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी में पूछा गया प्रश्न 2015 का कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था, तो अगर आप लोगों ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो कनिष्क था वह कुषाण वंश का शासक था और वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। उसके शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुई, तो आप लोग आंसर देंगे कनिष्क के समय में, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गए, हीनयान और महायान में। तो आप लोगों ने आशा करते समझा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपको कोड के माध्यम से आंसर देना है। निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ आपको लेखक दिए गए हैं और एक तरफ उनकी रचनाएं दी गई। कवि राजमार्ग, आदि पुराण, गणित सार, स्मृग, अमोघ वृथि, तो आप लोग इसका मिलान की करके आंसर बताइए। आपको एक तरफ दिया गया है महावीराचार, संकटायन, अमोघ वर्ष, जिनसेन, तो आप लोग इसको मिलान करके आंसर बताइए। जो प्रश्न है यह पूछा गया एसएससी सीपीओ परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आप लोग मिला लिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है 81 3 4 1 2, क्या 3 4 1 2, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आप लोग इसे मिलाइए कि जो कवि राजमार्ग है वह अमोघ वर्ष की है, उसके बाद आदि पुराण जिनसेन की है, उसके बाद जो गणित शास्त्र है महावीराचार्य की है, अमोघ वृथि ये संकटायन की है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न को और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न के जोड़े बनाइए। आपसे पूछा जा रहा है, आपको जोड़े बनाना है, तो आप लोग इसका जोड़ा बनाकर बताइए कि जो विक्रम संवत, शक संवत, कलचुरी संवत और गुप्त संवत, तो आप लोग इसका जोड़ा बनाकर आंसर बताइए। ये जो प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग इसके आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आप इसका एक मिला लेते तो आपका आंसर बिल्कुल सही बैठ जाएगा। क्या अगर आपको शक संवत पता है क्या 78 AD, जो शक संवत है वो 78 AD और विक्रम संवत अगर आपसे पूछा जाए तो 58 BC होगा। तो आप लोग 2 का जो बी है, बी का 4 होना चाहिए, तो बी का 4 और 1 का आपका 3 होना चाहिए। जो विक्रम संवत है वह होना चाहिए 58 BC, जो विक्रम संवत 58 BC, तो इसी से आपका आंसर मिल जा रहा है। और जो कलचुरी संवत है वह 248 AD और जो गुप्त संवत है वह 320 AD। तो आप लोगों ने आशा करते हैं कि मिला लिया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो इसे आप लोगों ने मिला लिया होगा कि जो विक्रम संवत है वह 58 BC वास्तव में यह 57 ईसा पूर्व है। शक संवत 78 AD, कलचुरी संवत 248 AD और गुप्त संवत 320 AD या 319 ईस्वी भी से कहा जाता है। तो चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। कला की गंधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी? आपसे पूछा जा रहा है जो कला की गंधार शैली थी वह किसके शासन काल में पनपी थे? तो आप लोग आंसर बताइए। जो प्रश्न है एसएससी मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा 2006 का पूछा गया प्रश्न है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर सी कनिष्क,
जो कला की गंधार शैली है वह कनिष्क के शासनकाल में पनपी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलते हैं देखते इसका व्याख्या। कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गंधार था, अतः इसे गंधार शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बौद्ध सत्तों की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई है। तो चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। आशा करते हैं कि आप लोगों ने समझा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? आपसे पूछा जा रहा है कि कलिंग का एक महान शासक कौन सा, तो आप लोग आंसर बताइए कि कलिंग का महान शासक कौन था। ये जो प्रश्न एसएससी मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा 2006 का पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 जो खारवेल है वह कलिंग का एक महान शासक था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह 2वीं सदी ईसा पूर्व में शासक हुआ था, अतः इसका संबंध कलिंग के चेदी वंश से है। इसने अपने विजय प्राप्त की, जिसमें मगध के शासक बृहस्पति मित्र तथा दक्षिण के सातवाहन शासक सातकर्णी पर विजय प्रमुख हैं। यह जैन तीर्थंकर की मूर्तियों को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। इसने कृषि हेतु नहरों का निर्माण करवाया तथा प्राची नदी के दोनों तट पर महाविजय प्रसाद नामक महल बनवाया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने एरा, महाराजा, मेघवाहन, कलिंग गाधिपति आदि की उपाधि भी धारण की। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका व्याख्या समझी होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? आपसे पूछा जा रहा है कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो आप लोग आंसर बताइए। जो प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी क्या कलिंग, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। ऊपर वाला इसका ही व्याख्या हो है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कलिंग शासक खारवेल थे उन्होंने किसको संरक्षण दिया, तो आप लोग आंसर बताइए कि कलिंग शासक खारवेल ने किसको संरक्षण दिया। अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर डी यानी जैन धर्म को, जो कलिंग शासक खारवेल थे उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? आपसे पूछा जा रहा है कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था, तो आप लोग आंसर बताइए। ये जो प्रश्न है एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और ऐसे ही प्रश्न बार बार एसएससी में पूछे जा रहे हैं कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे वह सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति तथा पुलबामी के नासिक गुहा लेख से इसकी सैनिक सफलताओं के विषय में सूचना मिलती है। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि इसके वाहनों ने तीनों समुद्रों यानी इससे तात्पर्य बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद सागर का जल पिया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर इसकी आपने व्याख्या समझी है तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है, तो आप लोग आंसर बताइए। जो प्रश्न है एसएससी मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा 2006 का पूछा गया प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जो तक्षशिला है वह विद्या की सबसे पुरानी पीठ है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग
के पूर्व ही स्थापित था। नालंदा और उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पालयुगीन विद्या केंद्र हैं। तक्षशिला नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, लेकिन आज का ये अंतिम प्रश्न था। तो कल हम अब आपको गुप्त काल पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न सही हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।